हेलो दोस्तों। आज की कहानी बेहद रोमांटिक है, इसलिए प्लीज़ पूरी सुनें। मेरा नाम अजय है और मैं बिजली विभाग में काम करता हूँ। मेरी एक खूबसूरत पत्नी और 1 साल का प्यारा सा बेटा है। हमारी शादी को 2 साल हो चुके हैं। हमने लव मैरिज की थी, इसलिए शादी से पहले से ही मेरी पत्नी के घर पर मेरा रोज़ आना जाना लगा रहता था। मेरी पत्नी का परिवार छोटा था। उनके घर में उनकी माँ थी, बाप, एक छोटी बहन। उसकी छोटी बहन से तो मैं शादी से पहले ही काफ़ी घुल मिल गया था। ससुर जी रिटायर्ड पुलिस वाले हैं, सासू माँ हाउस वाइफ हैं और साली MBBS कर रही है। ससुर जी के रिटायरमेंट के बाद जो पैसा मिला उसे समझदारी से उन्होंने निवेश किया, जिससे घर की स्थिति काफ़ी अच्छी हो गई थी। अब वे अपने एक दोस्त के साथ साझेदारी में बिजनेस करते हैं, इसलिए दिन भर व्यस्त रहते हैं। मैं एक अच्छी पोस्ट पर बिजली विभाग में काम करता हूँ और मेरी पत्नी एक HDFC बैंक में मैनेजर के पद पर काम करती है। हमारे बेटे की देखभाल की जिम्मेदारी मेरी सासू माँ ने खुद ही उठा ली। वो इस काम को खुशी खुशी करती हैं, क्योंकि ये उनके लिए एकमात्र मनोरंजन भी है। सच कहूँ तो मेरी सासू माँ ने खुद को बहुत अच्छे से मेंटेन किया हुआ है। उन्हें देखकर कोई नहीं कह सकता कि उनकी 2 बेटियां हैं और उनकी उम्र 45 साल है। उनका शरीर पहले से ही एक मलयालम अभिनेत्री जैसा है, इसलिए उनकी डिलीवरी के बाद भी शरीर पर ज़्यादा असर नहीं पड़ा। उनकी लंबाई करीब 5 फीट 5 इंच है। घुटनों तक लंबे काले घने बाल, हल्के भूरे रंग की आंखें और उनका शरीर एकदम संतुलित है। उम्र के हिसाब से थोड़ा सा पेट निकला हुआ है, लेकिन चेहरे पर एक भी झुर्री नहीं आई है। साफ सुथरी गोरी त्वचा और एक आकर्षक महिला हैं। कुल मिलाकर किसी भी पुरुष को आकर्षित करने के लिए जो चाहिए वो सब उनके पास है। जब से मैंने उन्हें पहली बार देखा था, तभी से मेरा मन उनके लिए आकर्षित हो गया था। लेकिन समाज के नियम, संस्कार और रिश्ते नाते सोचकर मैं अपने मन को समझा लेता था। शादी के बाद जब मेरा बेटा पैदा हुआ और पत्नी को 4 महीने में नौकरी ज्वाइन करनी पड़ी, तब सासू माँ ने बेटे की देखभाल अपने हाथों में ले ली थी। इसी वजह से मुझे रोज़ बेटे को छोड़ने और लेने के लिए ससुराल जाना पड़ता था। इसी बहाने मुझे सासू माँ से मिलने का मौका भी मिल जाता था। उनसे रोज़ मिलने और बातचीत करने के बाद मेरे अंदर दबे हुए विचार फिर से उभरने लगे थे। तब मैंने ठान लिया था कि एक दिन उनसे अपने मन की बात ज़रूर करवाऊंगा। कई दिनों तक तो मैंने कोशिशें की, लेकिन हिम्मत नहीं जुटा पाया। इसी बीच ससुर जी के किसी रिश्तेदार का निधन हो गया और उन्हें 7 दिन के लिए बाहर जाना पड़ा। बेटी भी उनके साथ चली गई थी और घर में सिर्फ मैं और मेरी सासू माँ रह गए थे। विधि के दिन मुझे और मेरी पत्नी को छुट्टी लेनी पड़ी। कार्यक्रम के बाद बचा हुआ खाना घर ले जाने के लिए डिब्बों की ज़रूरत थी और ये काम मुझे और सासू माँ को करना था। हम डिब्बे लेने मेरे घर पर गए। सासू माँ को पता था कि घर में क्या क्या और कहाँ पर रखा है। डिब्बे उठाने के दौरान मैंने अचानक किचन में ज़ोर से गिरने की आवाज़ सुनी। तब दौड़कर देखा तो सासू माँ ज़मीन पर गिरी हुई थीं। तब वे अलमारी पर रखे हुए डिब्बे उतारने की कोशिश कर रही थीं और शायद इसीलिए गिर गई थीं। उनके पैर में चोट आ गई थी, जिससे चलने में दिक्कत हो रही थी। तब मैंने उन्हें सहारा देकर उठाया और बाहर के कमरे तक ले गया। इसी दौरान कई बार हमारा हाथ एक दूसरे से टकराया, जिससे मेरे अंदर अजीब सी भावना जाग उठी थी। सासू माँ ने कहा, जमाई बाबू, बहुत दर्द हो रहा है, कुछ मलहम या दवाई दे दो। मैं तुरंत अंदर गया और मूव उठाकर ले आया और अपनी सासू माँ के हाथों में दे दी। तब उन्होंने बताया कि उनके तलवे और घुटनों में बहुत दर्द हो रहा है। मैंने कहा, इसे आप घुटने और तलवों पर लगा लीजिए, तब तक मैं आपके लिए चाय बना कर लाता हूँ। उन्होंने कहा, ठीक है, लेकिन साथ ही पूछा, तलवे पर मलहम आप लगा देंगे जमाई बाबू? पहले तो मुझे थोड़ा संकोच हुआ, लेकिन फिर मन में सोचा कि इसी बहाने आज पैर छूने का मौका मिलेगा। बाकी बातें बाद में देख लेंगे। पता नहीं उन्हें क्या लगा, लेकिन उन्होंने तुरंत कहा, अगर आपको कोई परेशानी ना हो तो
रहने दीजिए। तब मैंने जवाब दिया, नहीं मैं लगा देता हूँ। ये कहते ही उनके चेहरे पर संतोष के भाव दिखाई दिए। फिर मैंने उनका पैर अपने हाथ में लिया और तलवे पर हल्के हाथ से मलहम लगाकर मालिश करने लगा। दर्द वाली जगह पर हल्के और बाकी हिस्सों पर थोड़े ज़ोर से दबाव देते हुए मसाज करता रहा। थोड़ी देर बाद उनसे पूछा, अब कैसा लग रहा है? उन्होंने कहा, बहुत अच्छा। फिर मैंने पूछा, और मसाज करूं क्या? उन्होंने तुरंत कहा, हाँ। इसके बाद मैंने धीरे धीरे पूरे तलवे की मालिश शुरू कर दी। अब अपने अनुभव के आधार पर मैं जान गया था कि कहाँ कहाँ दर्द हो सकता है। फिर कुछ मिनटों के बाद पूछा, सासू माँ अब कैसा लग रहा है? उन्होंने कहा, अब आराम महसूस हो रहा है, बस अब ठीक है, अब मैं घुटनों पर खुद लगा लूँगी। तब तक आप बेटी के कपड़े देख लीजिए। उनके ऐसा कहने से मेरा सारा उत्साह ठंडा पड़ गया, लेकिन मैंने हिम्मत करके कहा, अगर आपको कोई आपत्ति ना हो तो मैं घुटनों की भी मालिश कर देता हूँ। मुझे पता नहीं था कि उनका जवाब क्या होगा, लेकिन उन्होंने हंसते हुए कहा, तलवों पर मलहम लगाते में इतना झिझक रहे थे, अब घुटनों पर लगाने के लिए तैयार हो गए। इस सवाल से मैं चौंक गया, समझ नहीं आया कि क्या जवाब दूं। तभी वो बोली, अगर तुम लगाना चाहते हो तो लगा दो, मुझे तो कोई आपत्ति नहीं है। ये सुनकर मैंने संभलते हुए कहा, मैं बस आपकी मदद के लिए कह रहा था। उन्होंने मुस्कुराते हुए मलहम मेरे हाथ में दे दिया। फिर मैं खुश होकर उनके घुटनों की मसाज करने लगा। मैंने फिर से हाथ गोल गोल घुमाते हुए उंगलियों से दबाव देकर मालिश शुरू की। अब तक तलवों की मसाज करने के बाद घुटनों की मसाज कर रहा था। शुक्र की बात ये थी कि सासू माँ सीधी लेटी हुई थीं, इसलिए उन्हें ये सब दिखाई नहीं दे रहा था, वरना पता नहीं ये देखकर उनका क्या रिएक्शन होता। लेकिन मैं तो इस बात से खुश था कि इतने सालों में जो भी बातें मन के अंदर दबी हुई थीं, शायद वो आज पूरी हो सकती हैं। तब सासू माँ आंखें बंद करके मालिश का आनंद ले रही थीं और उनके चेहरे से ये साफ झलक रहा था कि उन्हें इससे राहत मिल रही है। फिर भी मैंने पूछा, अब कैसा लग रहा है सासू माँ? और उन्होंने तुरंत जवाब दिया, बहुत अच्छा लग रहा है जमाई बाबू, आपके हाथों में तो जादू है। हालांकि एक चीज़ मैंने नोट की थी, उनके बोलने का लहजा अब थोड़ा बदला हुआ था। ये सुनकर मैं थोड़ा चौकन्ना हो गया, लेकिन इससे मेरी हिम्मत और भी ज़्यादा बढ़ गई। मैंने अपना आत्मविश्वास बनाए रखा और धीरे धीरे मालिश करता रहा। कुछ देर बाद मैंने फिर से पूछा, अब कैसा लग रहा है सासू माँ? इस बार उनके चेहरे पर अलग ही भाव थे। उन्होंने आंखें खोलकर मुस्कुराते हुए जवाब दिया। ये देखकर मेरा मन खुशी से भर गया। वो बोली, क्या बात है जमाई बाबू, और फिर पास आकर बैठ गईं। तब मैंने कहा, क्या अब भी मुझे जमाई बाबू ही कहकर बुलाओगी? अब तो सिर्फ मुझे अजय कहो ना। इस पर वो बोली, ठीक है, लेकिन एक शर्त पर। उनकी ये बात सुनकर मैं खुश होकर तुरंत मान गया। तब उन्होंने अपनी एक शर्त बताई कि तुम्हारे पास सिर्फ 20 मिनट हैं, इसी 20 मिनट में काम निपटाना होगा। तब मुझे समझ में आ गया था कि ससुराल में सास और ससुर के बीच अनबन चल रही होगी, लेकिन अब शायद ये समस्या ख़त्म हो रही थी। फिर करीब 20 मिनट बाद ही मेरा मोबाइल बजा। तब मैंने उठकर देखा तो मेरी पत्नी का फ़ोन था। उसने पूछा, कितनी देर और लगेगी? दफ्तर से निकले हमें करीब 2 घंटा हो गया है। तब मैंने कहा, बस 5 मिनट में पहुंच रहा हूं, और फ़ोन काट दिया। इसके बाद हमने जल्दी से नहा धोकर तैयार होकर वहां से निकलने का फ़ैसला किया। सासू माँ की मुस्कान और उनके बदले हुए भाव मेरे मन में कई सवाल छोड़ गए थे, लेकिन उस पल में मैंने सब कुछ पीछे छोड़ते हुए सिर्फ उनकी खुशी और राहत को महसूस किया। हम दोनों तैयार होकर निकलने लगे। दरवाज़ा बंद करने से पहले उन्होंने मेरी तरफ देखा और कहा, अजय, आज तुमने जो भी किया वो किसी ने कभी नहीं किया। तुम्हारा ये एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगी। उनकी बातों में एक गहराई थी जो मुझे सोचने पर मजबूर कर गई। मैंने हल्की मुस्कान के साथ कहा, अरे इसमें एहसान की क्या बात है सासू माँ, आपको खुश रखना ये तो मेरा फ़र्ज़ है। उन्होंने सर हिलाते हुए कहा, शायद तुम इसे फ़र्ज़ कहो,
لیکن میرے لیے یہ ایک نئی شروعات جیسا ہے۔ تب میں نے ان کی بات کو سمجھنے کی کوشش کی، لیکن زیادہ کچھ کہے بنا کار تک بڑھ گیا۔ تب ان کے چہرے پر ایک سنتوش اور اپناپن صاف جھلک رہا تھا۔ راستے میں من میں بس یہی خیال تھا کہ کبھی کبھی رشتے اپنے اصلی معنی تب سمجھ میں آتے ہیں جب ہم دل سے کسی کی مدد کرتے ہیں۔ شاید آج کا دن ہمارے رشتے کی ایک نئی شروعات تھی۔ ہم گھر پہنچے تو میری پتنی نے پوچھا، اتنی دیر کیوں ہو گئی؟ تب میں نے مسکراتے ہوئے کہا، ماں کا خیال رکھ رہا تھا۔ میری پتنی نے میری طرف دیکھا اور بنا کچھ کہے مسکرا دی۔ اس رات میرے من میں ایک عجیب سی شانتی تھی۔ شاید کچھ رشتے ایسے ہی ہوتے ہیں جہاں شبد کم لیکن احساس گہرے ہوتے ہیں۔ تو دوستو، یہ تھی ہماری آج کی کہانی۔ آپ کی کیا رائے ہے اس کہانی پر ہمیں کمنٹ میں ضرور بتائیں۔ ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں۔ دھنیہ واد کریں۔ ہیلو دوستو، آج کی کہانی میری اور میری سوتیلی ماں کی ہے۔ کیسے میں نے اپنی ماں کو شراب پلا کر اس کام کے لیے راضی کیا، یہ آپ اس کہانی میں جانیں گے۔ میرا نام راج ہے اور میرے پریوار میں میری سوتیلی ماں، پاپا اور دیدی اور میں تھا۔ دیدی کی شادی کے بعد ہم 3 لوگ ہی رہ گئے تھے۔ ہم لوگ ایک کمپلیکس میں رہتے تھے۔ کورونا کے بعد سبھی تہواروں کا جشن بند ہو گیا تھا۔ بعد میں کورونا تو نہیں تھا، لیکن زیادہ تر لوگ تب گھر سے ہی کام کر رہے تھے، لیکن کئی لوگ گاؤں چلے گئے تھے۔ پھر 2021 کے بعد میں دھیرے دھیرے سوسائٹی پھر سے بھرنے لگی تھی۔ سبھی تہوار پھر سے منائے جانے لگے تھے۔ دوستو، میری سوتیلی ممی کا نام خوشبو ہے اور وہ اپنے نام کی ہی طرح سندر اور کھلے وچاروں والی ہے۔ وہ بہت ہی سمجھدار ہے اور موقعوں کا فائدہ اٹھانا اچھی طریقے سے جانتی ہے۔ ابھی کچھ دن پہلے ہی ہماری سوسائٹی میں ایک بڑی پارٹی کا یوجنا بن رہی تھی۔ ہماری سوسائٹی میں کل 10 بلڈنگ تھیں اور تب سبھی کا ایک ساتھ مل کر جشن منانے کا فیصلہ ہوا۔ پارٹی کے دن ممی نے بلیک کلر کی چمکیلی ساڑی اور سلیو لیس بلاؤز پہنا ہوا تھا۔ تب وہ بہت ہی سندر لگ رہی تھی۔ پارٹی سے پہلے کورونا کے کارن ممی نے اپنی صحت کا بہت اچھے سے دھیان دینا شروع کر دیا تھا۔ تب وہ گھر میں ٹی شرٹ اور پتلی لیگی پہن کر یوگا اور پرانام کرتی تھی۔ ان کے یوگا کرتے سمے میں ان کو چھپ چھپ کر دیکھا کرتا تھا۔ اب پارٹی کے دن میں ممی کے ساتھ پارٹی استھل تک گیا۔ جیسے جیسے لوگ وہاں آنے لگے، ماحول اور بھی مزیدار ہونے لگا۔ باقی مہلائیں بھی ایک سے بڑھ کر ایک طریقے سے سج دھج کر آئی تھیں۔ پھر پارٹی میں ڈانس کا کاریہ شروع ہوا اور سبھی لوگ ناچنے لگے۔ تب میں نے بھی ایک بیئر کی بوتل اٹھائی اور کونے میں چھپ کر پینے لگا۔ ڈانس کے دوران ایک لڑکی جس کا نام نشا تھا، وہ میرے پاس آئی اور مجھ سے بات کرنے لگی اور پھر مجھے ایک آفر دی۔ نشا نے کہا، چل میرے گھر پر، مجھے تمہاری ضرورت ہے۔ تب میں نشے میں چور تھا، مجھے وہ سب کرنے کا بہت من کر رہا تھا۔ تب جیسے ہی میں اس کے ساتھ جانے والا تھا، میری ممی وہاں پر آ گئی۔ وہ وہاں تک مجھے ڈھونڈتے ہوئے آئی تھی۔ تبھی انہوں نے مجھے دیکھا اور مجھے پکارا۔ تب میں ڈر گیا اور پھر نشا وہاں سے چلی گئی۔ میں بھی ممی کے پاس چلا گیا۔ ممی نے کہا، یہ پارٹی ہے تمہاری۔ تب میں نے بولنا شروع کیا تو انہیں میرے منہ سے بیئر کی بدبو آئی۔ انہوں نے پوچھا، تو نے بیئر بھی پی ہے کیا؟ کیسی بدبو آ رہی ہے، شرم نہیں آتی؟ تب میں نے انہیں سمجھانے کی بہت کوشش کی اور کہا، ممی اتنے سالوں میں پہلی بار پیا ہے، چلو نا آج کے دن سیلیبریٹ کر لینے دو۔ ممی نے کہا، پارٹی چل رہی ہے، مزہ کرو، لیکن یہ سب لکا چھپی مجھے پسند نہیں ہے۔ اگر کسی کو پتہ چل گیا تو پاپا کی عزت کا کیا ہوگا؟ تب میں نے کہا، ممی آگے سے ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ تب ممی بولی، دیکھو بیٹا، گھر میں تھوڑا بہت چل جاتا ہے کیونکہ گھر کی بات گھر میں ہی رہتی ہے، لیکن باہر والوں کو بولنے کا موقع مت دو۔ تب میں نے کہا، ٹھیک ہے ممی، اب آج کا دن خراب مت کرو، تم بھی انجوائے کرو۔ پھر میں نے ممی کا ہاتھ پکڑا اور پارٹی میں لے گیا۔ پھر وہ تھوڑی دیر بعد سامانیہ ہو گئی۔ تھوڑی دیر بعد لوگ باہر جانے لگے کیونکہ شراب ختم ہو گئی تھی۔
तब मम्मी मुझे एक टेबल के पास लाकर बैठ गई और बोली, मुझे शराब पीनी है, जाओ उसी कोने में और एक बोतल लेकर आओ जहाँ पर तुम पी रहे थे। तब उन्होंने मुझे शराब लेकर उसी कोने में आने को कहा और ख़ुद उठकर वहाँ से चली गई। तब मैं एक बोतल लेकर आया और 2 गिलास विस्की बनाया और वहाँ पर गया। मम्मी ने कहा, 2 क्यों? मैंने कहा, एक तुम्हारे लिए और एक मेरे लिए। तब वो गुस्सा होकर मुझे देखने लगी, लेकिन मैंने उन्हें मना लिया। फिर हमने चीयर्स किया और मम्मी ने जल्दी से ही अपना पैक पी लिया। फिर उन्होंने मेरा गिलास भी ले लिया और पीने लगी। तब 2 घूंट पीने के बाद मैंने गिलास उनसे लिया और कहा, मैं और लेकर आता हूँ। तब मुझे हंसी आ रही थी क्योंकि मम्मी पहली बार ऐसा कर रही थी। फिर मैंने बियर का एक छोटा बोतल लेकर आया और तब देखकर मम्मी हंसने लगी। फिर दोबारा से 2 पैक बनाए और एक मम्मी को दिया। तब मैं अपने पैक अभी आधा ही पी पाया था कि मम्मी अपना ख़त्म करके बोतल से ही पीने लगी। अब कोने में बैठकर पूरी टल्ली हुई मम्मी को किक लगने लगी थी। फिर मैंने उन्हें हॉल में लाकर बिठाया और ख़ुद बियर पीने लगा। तब रात के 11:55 हुए थे जब लोग फिर से आने लगे। सभी लोग छत पर एक दूसरे को नए साल की शुभकामनाएं देने के लिए गए। तब मैं और मम्मी नीचे ही रहे क्योंकि वो थोड़ा नशे में थी। फिर मैंने मम्मी को पकड़कर न्यू ईयर का काउंटडाउन किया और जैसे ही 12 बजे मैंने उन्हें गले लगा लिया। तब मैंने पहली बार ऐसा किया था। तब मम्मी के गाल से पाउडर और मेकअप की खुशबू आ रही थी। फिर उन्होंने मुझे भी गले लगा लिया और फिर अपने दोनों हाथों से मेरा चेहरा पकड़ा। तब मैं थोड़ा हिल गया था, लेकिन फिर शांत हो गया। लेकिन तुरंत से उन्होंने फिर ऐसा किया तो हम कोने में चले गए। अब पार्टी में लोग फिर से नाचने लगे थे। तब मम्मी भी नाचने लगी और पापा उनके साथ डांस कर रहे थे। मुझे अब सहन नहीं हो रहा था, लेकिन कुछ नहीं कहा। थोड़ी देर बाद पापा ने मुझे मम्मी को घर ले जाने को कहा। तब मैंने मम्मी को घर ले जाने की कोशिश की, लेकिन मम्मी ने कहा कि वो थोड़ी देर और रुकना चाहती है। थोड़ी देर बाद जब हम घर पहुँचे, तब मम्मी ने कहा कि उन्हें और दारू पीनी है और फिर वो मुझसे चिपक कर नाचने लगी। फिर मम्मी ने कहा कि मेरा हाथ उनकी कमर पर रखूं और इस तरह करके हम धीरे धीरे डांस करने लगे। तब मम्मी नशे में थी और मेरे करीब आ रही थी। तब मैं भी धीरे धीरे और आगे बढ़ने लगा और मम्मी ने कोई विरोध नहीं किया। जब मैंने और करीब जाकर हाथ फिराया तो तब मम्मी ने कहा, धीरे धीरे बेटा, तकलीफ़ हो रही है। ये सुनकर मैं और भी ज़्यादा खुश हो गया और धीरे धीरे नाचने लगा। थोड़ी देर बाद हम अलग हो गए और मम्मी सोफ़े पर बैठ गई। फिर उन्होंने अपने ऊपर के कपड़े निकाल दिए और सोफ़े पर रख दिए। वो आराम से बैठ गई थी। फिर मैं उन्हें देखता रहा और वो भी मुझे देखती रही। तब वो उठकर मेरे पास आई और मुझसे कुछ करने को कहा। उन्होंने कहा कि उनका एक हाथ ठीक से काम नहीं कर रहा है और फिर एक हाथ से इधर उधर खुजाने लगी। ये देखकर मुझे थोड़ा अजीब सी फीलिंग आने लगी थी। तब मैंने खुद को सहज करके उनकी मदद की। मैंने उनकी पीठ को सहलाया तो अचानक से मेरा उनसे छू गया। उसने तुरंत कहा, क्या हो रहा है? अपनी माँ को देखकर मुझे ऐसा लग रहा है। मैंने कहा, नहीं, ये सब अनजाने में हो गया। फिर उन्होंने कहा, तुम्हें शर्म नहीं आती? मैं तुम्हारी माँ हूँ, भले ही सौतेली ही सही। तब मैंने माफ़ी मांगते हुए कहा कि ये गलती से हो गया मम्मी। उन्होंने कहा, तुझे ज़्यादा गर्मी चढ़ी है इसलिए तूने ऐसा किया। मैंने कहा, नहीं मम्मी, ऐसा कुछ नहीं है। फिर उन्होंने कहा, मैं तुम्हें तब से देख रही हूँ। मुझे खुजली हो रही थी इसलिए मैंने खुजाया, लेकिन तुम्हारा ध्यान वहाँ चला गया। तब मैंने दोबारा माफ़ी मांगी और कहा, ये ऐसा फिर से नहीं होगा। उन्होंने कहा, मैं तुम्हें माफ़ नहीं कर रही हूँ, बस थोड़ा गुस्सा हूँ। फिर उन्होंने मुझे चिढ़ाते हुए कहा, मेरा बेटा डर गया, मेरा बेटा डर गया। तब वो जानबूझकर ऐसा कर रही थी। फिर उन्होंने मुझे चिढ़ाते हुए कहा, अब कैसा लग रहा है? मैंने कहा, बहुत अच्छा लग रहा है। फिर उसने मुझे सोफ़े पर ढकेल दिया और कहा, अब देखो मुझे कैसा लग रहा है। तब मैंने उन्हें देखकर कहा, तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो मम्मी। तब उसने पोज देते हुए कहा, मुझे मॉडल की तरह देखो। फिर मैंने देखा और कहा,
यार मम्मी तुम बहुत खूबसूरत मॉडल लग रही हो। तब उसने फिर मुझे चिढ़ाते हुए कहा, क्या नई उस लड़की से भी ज़्यादा खूबसूरत लगती हूँ जिससे तुम कोने में चिपक रहे थे। तब मैंने कहा, मम्मी तुम्हारी तुलना किसी से नहीं हो सकती। तब उसने कहा, तो फिर उस छिपकली के अंदर तुम्हें क्या पसंद आया? तब मैंने जवाब दिया कि वो मजाक था मम्मी। फिर उन्होंने कहा, छोड़ो अब ये सब, चलो आज की रात को, नया साल को नई तरीके से शुरू करते हैं। तब मैंने उन्हें उठाया और कहा, क्या तुम तैयार हो? उसने मुझे मारते हुए कहा, अगर मैं तैयार नहीं हुई तो तुम मुझे रात भर ऐसे ही उठाए रखोगे। मैंने कहा, हाँ क्यों नहीं। फिर उन्होंने हंसते हुए मेरे गाल पर चुटकी काटी और कहा, तुम्हें हमेशा जल्दबाजी होती है। फिर मैंने उन्हें उठाकर उसके कमरे में ले जाना शुरू किया। तब वो नाम मात्र के लिए मुझे रोकने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वास्तव में वो कोई प्रतिरोध नहीं कर रही थी। फिर उसने लाइट जलाई और बिस्तर के पास खड़ी हो गई। मैंने कहा, बताओ अब क्या करना है? उसने कहा, ये गलत है। तब मैंने कहा, मेरे लिए तो ठीक है, लेकिन अब क्या सही है क्या नहीं, ये सोचने का वक्त नहीं है। फिर मैंने उसे समझाया, किसी को पता नहीं चलेगा कि हमने क्या किया है, ये हमारे बीच ही रहेगा। तब उन्होंने कहा, लेकिन मुझे तो पता चलेगा ना, फिर मुझे बाद में कैसा लगेगा? अभी तो मज़ा आ रहा है, लेकिन बाद में देखना भी नहीं चाहोगे। हमारे बीच की दोस्ती बहुत कीमती है। तब मैंने कहा, आज अगर हमने कुछ नहीं किया तो सब बदल जाएगा। मुझे तुम सच में बहुत पसंद हो। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहा हूँ, एक दोस्त के रूप में। तब उसने कहा, ठीक है, लेकिन याद रखना आज के बाद कभी कुछ मत उम्मीद करना। मैंने खुशी से कहा, ठीक है, मैं मानता हूँ। फिर उसने मुझे देखा और पूछा, क्या हुआ? मैंने कहा, कुछ नहीं। उसने कहा, तुम ऐसे क्यों खड़े हो? मैंने कहा, अगर तुम्हें नहीं करना है तो मैं चला जाता हूँ। तभी उसने मेरा हाथ पकड़कर मुझे वापस खींचा और कहा, तुम पागल हो गई हो क्या? तुम्हें समझ में नहीं आता? तब मैंने कहा, तुम पहले क्यों आंखें बंद करके लेटी थी? उसने कहा, लाइट मेरी आंखों में पड़ रही थी। फिर मैंने लाइट बंद कर दी और बिस्तर पर लेट गया। दोस्तों, तब मैंने पहली बार अपनी सौतेली माँ से ये सारी बातें की। पार्टी के बाद हम पहली बार अकेले मिले थे। तब वो उठी, फिर लाइट जलाई और बाथरूम गई और वापस से आकर बिस्तर पर लेट गई। तब भी मैंने उसे देखा और कहा, मम्मी तुम बहुत सुंदर लगती हो। उसने कहा, अब तो मैं पतली हो गई हूँ, क्या अब भी पसंद आती हूँ? मैंने कहा, तुम्हें तो मैं कैसे भी पसंद करता हूँ, तुम हमेशा खूबसूरत लगती हो। फिर उन्होंने कहा, तुम्हारे पापा आज नहीं आएंगे, आज रात हम दोनों अकेले हैं। अब दरवाज़ा बंद कर दो और फिर खोलना मत। मैंने कहा, वाह मम्मी, तुम तो बहुत इंटेलिजेंट हो, मुझे लगता था कि तुम पुराने ख्यालों की हो। तब उन्होंने कहा, मैं ऐसी नहीं हूँ, मैं आज़ाद हूँ, जो भी मन में हो वो कर लेती हूँ। अब अगर तुम्हारे मन में भी कुछ हो तो खुलकर मुझसे कहो। तब मैंने कहा, मुझे तुम्हें नाम से पुकारने का मन है। इस पर उन्होंने कहा, तो फिर पुकारो ना। तब मैंने पहली बार अपनी सौतेली माँ को उसके नाम से पुकारा और फिर हम दोनों मिलकर हंसने लगे। उसी हंसी मजाक में मैंने मम्मी से कहा, मम्मी क्या पापा आपसे प्यार नहीं करते? उन्होंने कहा, अब नहीं, बस महीने में 1-2 बार, वो भी बहुत मुश्किल से। मैंने कहा, सच में? उन्होंने कहा, हाँ सच में। फिर मेरी सौतेली माँ ने कहा, वैसे भी तेरे पापा तो मुझसे 15 साल बड़े हैं, अब कहाँ इतनी जान बची है उनके अंदर, तेरे पापा तो वाकई बूढ़े हो गए हैं। ये कहते हुए वो हंसने लगी। थोड़ी देर बाद मैंने मम्मी को देखा और कहा, तुम्हें क्या चाहिए मम्मी? उसने मुझे मुस्कुराते हुए कहा, तू सिर्फ मेरा बेटा ही नहीं, मेरा दोस्त भी है। जब भी तेरा मन करे तू आ जाया कर मेरे पास, मैं तुझे कभी ना नहीं कहूँगी। मैं तेरे साथ कुछ भी शेयर कर सकती हूँ। मैंने कहा, तो आज की रात बस हम दोनों के लिए है। तब हम दोनों ने एक दूसरे के आमने सामने बैठकर बातें करना शुरू किया। तब उन्होंने बताया कि कैसे उसने अपनी जवानी में कितनी मुश्किलें झेलीं और कैसे उसने सब कुछ संभाला। मैंने भी अपने मन की बातें उन्हें बताईं, जो मैंने कभी किसी को नहीं बताई थी। फिर उन्होंने कहा, तू जानता है बेटा, मुझे तुझ पर गर्व है, तूने हमेशा मेरा साथ दिया। आज रात हम बस एक दूसरे के साथ समय बिताएंगे।
پھر میں نے انہیں گلے لگا لیا اور کہا، ممی تم سب سے اچھی ہو۔ پھر ہم دونوں نے مل کر تھوڑا اور سمے بتایا، ہنستے بولتے اور پرانی یادوں کو تازہ کرتے ہوئے۔ پھر ممی نے کہا، اب چل سونے کا سمے ہو گیا ہے۔ میں نے اسے بستر پر سلایا اور خود بھی پاس میں ہی لیٹ گیا۔ تب ہم دونوں نے آنکھیں بند کی اور ایک دوسرے کے پاس ہونے کی گرمی محسوس کی۔ اس رات کے اندھیرے میں نے محسوس کیا کہ ممی میرے لیے کیا معنی رکھتی ہے اور میں اس کے لیے کیا ہوں۔ پھر صبح جب آنکھیں کھلیں تو میں نے دیکھا کہ ممی اب بھی سو رہی تھی۔ میں نے دھیرے سے اٹھ کر انہیں دیکھا اور پھر کچن میں جا کر ان کے لیے چائے بنا لایا۔ جب وہ جاگیں تو میں نے کہا، گڈ مارننگ ممی۔ انہوں نے مسکراتے ہوئے کہا، گڈ مارننگ بیٹا۔ اس دن سے ہمارا رشتہ اور بھی مضبوط ہو گیا۔ جب سے ہم نے ایک دوسرے کے ساتھ سمے بتانا شروع کیا اور ہر چھوٹی بڑی بات ایک دوسرے سے شیئر کرنے لگے، وہ رات ہماری زندگی میں ایک نیا موڑ لے کر آئی تھی، جس سے ہم دونوں نے ایک دوسرے کی اور بھی قریب سے جانا اور سمجھا۔ تو دوستو، یہ تھی ہماری آج کی کہانی۔ آپ کی کیا رائے ہے اس کہانی پر ہمیں کمنٹ میں ضرور بتائیں۔ ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں۔ دھنیہ واد۔ شادی کے بعد میں اور میرے کھڑکی بوڑھے سسر گھر پر اکیلے ہوتے تھے۔ جب بھی میرے سینے سے دوپٹہ سرک جاتا تو میرے سسر یہ دیکھ کر اپنے سوکھے ہونٹوں پر زبان پھیرتے اور دوڑتے ہوئے باتھ روم میں چلے جاتے۔ ایک رات میرے پتی گھر پر نہیں تھے، تب سسر نے بلایا اور کہنے لگے، بہو مجھے گرم گرم دودھ لا دو۔ میں دودھ لے کر آئی تو انہوں نے جلدی سے میرا ہاتھ پکڑ لیا اور کہنے لگے، یہ والا نہیں۔ اتنا کہہ کر سسر جی نے دوپٹہ اتار کر میرے دونوں۔ ہیلو دوستو، سواگت ہے آپ سبھی کا ہماری ایک اور رومانچک کہانی میں۔ امید کرتی ہوں آپ کو یہ کہانی بے حد پسند آئے گی۔ میری شادی کو ابھی 2 دن ہی گزرے تھے۔ میرے سسر نے مجھے آواز دے کر پکارا۔ میرے سسرال میں بس میرے سسر ہی رہتے تھے اور میرے شوہر نے شادی کی رات ہی مجھے خاص تاکید کی تھی کہ میرے والد کو غصہ بہت آتا ہے، انہیں کبھی بھی کسی بات سے انکار نہ کرنا ورنہ وہ غصے سے پاگل ہو جاتے ہیں۔ اور اس دن سے میں بھی یہی دیکھ رہی تھی، جب بھی وہ میرے شوہر فراز کو ایک آواز دیتے تب میرے شوہر کی تو جیسے رنگت ہی اڑ جاتی تھی، ہوش حواس اڑنے لگتے تھے۔ وہ فوراً سے میرے کمرے سے باہر نکل جاتے۔ اپنے شوہر کی بدحواسی دیکھ کر میرے دل میں بھی سسر کا بڑا روب تھا۔ غصے میں تو وہ واقعی رہتے تھے۔ شادی کے 2 دن ہی گزرے تھے اور آج تیسرا دن تھا کہ جب صبح صبح فراز نے مجھ سے کہا کہ آج ہم ساحل سمندر پر گھومنے جاتے ہیں۔ میں بھی خوش ہو گئی تھی، لیکن اس وقت میرے سسر نے فراز کو پکارا تو وہ فوراً سے کمرے سے باہر چلا گیا۔ باہر سے مجھے اپنے سسر کے چیخنے چلانے کی آواز آ رہی تھی۔ وہ کہہ رہے تھے کہ 2 دن شادی کے ہنگامے میں گزر گئے، تمہیں احساس بھی ہے کہ فیکٹری میں تمہارے نہ ہونے کی وجہ سے کتنا نقصان ہو سکتا ہے، اور آج پھر سے تم چھٹی کر کے بیٹھ گئے ہو۔ ابھی کے ابھی فیکٹری پہنچو، تمام ورکرز کے سر پر کھڑے ہو جاؤ تاکہ وہ ٹھیک سے کام کریں۔ تمہاری شادی میں نے اس لیے نہیں کی تھی کہ تم اپنے کمرے میں گھس کر اپنی بیوی سے چپک کر بیٹھے رہو۔ اپنی بیوی سے بھی کہو کچن کی ساری ذمہ داری سنبھالے۔ یہاں کوئی اور عورت نہیں ہے جو اس کے ناز و نخرے اٹھائے گی۔ یہ سن کر مجھے غصہ تو بہت آیا تھا، لیکن میں خون کا گھونٹ پی کر رہ گئی۔ ابھی 2 دن ہی تو ہوئے تھے ہماری شادی کو، اور ان 2 دنوں میں بھی ناشتہ میں ہی بنا کر دے رہی تھی، جس پر میرے سسر کئی نقص نکال چکے تھے۔ لیکن فراز نے مجھے بڑے پیار اور محبت سے سمجھایا تھا کہ ابو کی بات کا برا مت منانا۔ 2 دن تو میں اسی کشمکش میں تھی کہ سسر کا مزاج آخر ایسا کیوں ہے، لیکن آج تو شور شرابہ میرے سسر نے مچایا تھا، میں تو مزید گھبرا کر رہ گئی تھی۔ فراز جب کمرے میں داخل ہوئے تب ان کا چہرہ بجھا ہوا تھا۔ کہنے لگے، یار معذرت چاہتا ہوں، مجھے فیکٹری جانا پڑے گا۔ میں نے کہا، کوئی بات نہیں، کام پہلے ہے، ساحل سمندر پر ہم پھر کبھی چلے جائیں گے۔ میں نے بھی اعتراض نہیں کیا تھا۔ فراز تو فوراً فیکٹری چلا گیا۔ میں کچن میں آ کر بے دلی سے برتن دھونے لگی۔ شادی کے تیسرے دن میں نے ہی کھانا بنایا تھا، گھر کے سارے کام بھی کیے۔ میرے سسر نے ملازمہ کو جواب دے دیا تھا
कहते थे कि जब घर पर बहू आ गई है तो साफ सफाई भी वही करेगी। मैंने पूरे घर की सफाई कर ली थी और थक हार कर अब मैं अपने कमरे में आराम करने के लिए जाने लगी। तब मेरे ससुर ने मुझे आवाज़ दी। वो अपने कमरे में बैठे थे। मैंने सर पर अच्छी तरह से दुपट्टा ओढ़ा, लेकिन दुपट्टा रेशमी था, इसलिए जब अपने ससुर के कमरे में गई तो अचानक ही मेरा दुपट्टा सीने से सरक गया। मैंने पूछा, जी अब्बू जी, कुछ चाहिए था आपको? उन्होंने मुझे सर से लेकर पाँव तक बड़े गौर से देखा, फिर बड़े अजीब से अंदाज में अपने खुश्क होंठों पर ज़बान फेरने लगे। फिर कहने लगे, मुझे दूध पीना है। ये सुनकर मुझे सबसे पहले अपने दुपट्टे का ख्याल आया, क्योंकि मेरे सीने से दुपट्टा सरक चुका था। मैंने फ़ौरन से अपना दुपट्टा दुरुस्त किया और कमरे से बाहर आ गई। मुझे अपने ससुर की हरकत बड़ी ही अजीब लगी थी। ससुर तो बाप की जगह होता है और बाप कभी भी बेटियों को सर से पैर तक नहीं देखते। मैं फ़ौरन से किचन में आ गई। मेरा दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था। मुझे बड़ा अजीब सा लग रहा था। मैंने फ्रिज खोला और दूध का गिलास भर के दुपट्टा अच्छी तरह से खुद पर लपेटा और अपने ससुर के कमरे में आ गई। साइड टेबल पर दूध का गिलास रख दिया। इससे पहले कि मैं कमरे से बाहर जाती, मेरे ससुर मुझसे कहने लगे कि थोड़ी देर मेरे भी पास बैठ जाया करो, बात कर लिया करो। घर में अब तुम्हारे अलावा तो कोई होता नहीं है। मैं पूरा दिन अकेला बैठा बोर हो जाता हूँ। ये सुनकर मैं थोड़ा परेशान सी हो गई थी। मेरे ससुर के कमरे में सिर्फ एक बेड था, अलमारी थी, बैठने के लिए कोई अलग से कुर्सी नहीं थी, इसलिए मुझे मजबूरन बेड के किनारे पर ही बैठना पड़ा। वो मुझसे इधर उधर की बातें करने लगे, लेकिन जैसे ही उन्होंने दूध का गिलास पकड़कर मुंह को लगाया, तब फौरन से पीछे कर लिया। कहने लगे, इतना ठंडा दूध? ना बाबा ना, ये मैं नहीं पी सकता। मुझे तो गर्मा गर्म दूध पीना पसंद है। ये कहते हुए फिर उनकी नज़रें मेरे चेहरे से होती हुई मेरे पूरे वजूद पर सफ़र करने लगीं। उनकी नज़रों में ऐसा जाने क्या था कि मैं उलझन का शिकार होने लगी। मेरे हाथों में तरी उतरने लगी, चेहरे पर पसीने के कतरे नमूदार होने लगे। कहने लगे, जाओ इसे गर्म करके ला दो। मैंने दूध का गिलास पकड़ा और भागती हुई खड़ी हो गई। वैसे तो 2 दिन से मेरे ससुर बड़े ही गुस्से में बात करते दिखाई दे रहे थे जब मेरे शौहर घर में होते थे, लेकिन आज तो उनका लहजा बड़ा ही धीमा था। लग ही नहीं रहा था कि ये मेरे वही ससुर हैं जो 2 दिन से फराज को चिल्ला चिल्ला कर बात कर रहे थे और गुस्से से फराज से बातें कर रहे थे, डांट रहे थे। मैंने दूध को पतीले में डालकर ज़रा सा गर्म किया और फिर से गिलास में डालकर अपने ससुर के पास चली गई। जैसे ही मैंने गिलास उनके आगे बढ़ाया, उन्होंने गिलास के साथ साथ मेरा हाथ भी थाम लिया। मुझे तो जैसे पूरे वजूद में करंट सा लग गया था। मैंने फ़ौरन घबराकर हाथ पीछे करना चाहा तो उन्होंने मेरा हाथ छोड़ दिया। मैं जल्दी से बाहर जाने लगी तो कहने लगे, अरे बाहर कहाँ जा रही हो? यहाँ बैठो ना मेरे पास, मुझसे बातें किया करो। ये तन्हाई का नाग तो मुझे अब और भी ज़्यादा डसने लगा है। ये कहकर उन्होंने ठंडी आंखें भरी थीं। मुझे तो उनकी ये बात सुनकर अजीब सा महसूस होने लगा था। फिर कहने लगे, तुमने अपनी शादी के अगले रोज़ मैरून रंग का जो फैंसी जोड़ा पहना था ना, बड़ा जच रहा था तुम पर। आज शाम को वही पहन लेना। ये सुनकर भी मुझे बहुत बुरा लगा। ये फरमाइश तो फराज को मुझसे करनी चाहिए थी, ना कि मेरे ससुर को। अब तो मेरे ससुर ने रोज़ का तमाशा ही पकड़ लिया था। जब फराज फैक्ट्री जाता, मेरे ससुर मुझे अपने कमरे में बुला लेते, मुझे अजीब सी नज़रों से देखते, बार बार अपने खुश्क होंठों पर ज़बान फेरने लगते, फिर कहते, मुझे दूध पीना है, मुझे दूध ला कर दो। मैं दूध का गिलास लेकर जाती तो मेरा हाथ पकड़ लेते, कहते, मेरे पास बैठकर मुझसे बातें किया करो। मैं भला क्या बातें करती उनसे? मैं काम के बहाने बनाने लगती कि मुझे खाना बनाना है, बर्तन धोने हैं। असल में मुझे ये सब अच्छा नहीं लग रहा था। अब मेरा दिल बेचैन होने लगा था। सोच रही थी कि मैं फराज से बात करूं, लेकिन कैसे करती? वो तो अपने बाप के सामने कांपता था, एक लफ्ज़ नहीं कहता था, सर झुकाए अब्बा जी कहता रहता था। एक दिन ऐसे ही मैं अपने किचन में काम कर रही थी कि मेरे ससुर अचानक से किचन में आ गए और फिर जो कुछ उन्होंने मेरे साथ किया,
میں اپنی عزت بچا کر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ اپنے کمرے کا دروازہ بھی بند کر دیا، کنڈی لگا دی، بیڈ پر بیٹھ گئی۔ بدحواسی مجھ پر بری طرح سوار تھی۔ میرا پورا وجود ہل رہا تھا۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ میرے سسر میرے ساتھ اس طرح کی کوئی حرکت کر سکتا ہے۔ میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تھے۔ میں سوچ چکی تھی کہ میں فراز سے بات کروں گی۔ میں نے پورا دن کوئی کام نہیں کیا، اپنے آپ کو کمرے میں بند کر چکی تھی۔ کئی بار میرے سسر میرے کمرے کا دروازہ کھٹکھٹا چکے تھے کہ انہیں بھوک لگی ہے، کھانا دے دوں، لیکن میں نے انہیں کچھ نہیں دیا۔ میری جگہ کوئی بھی ہوتا تو شاید وہ بھی یہی کرتا جو میں نے کیا تھا۔ رات کو میرا دروازہ زور زور سے دھڑ دھڑایا گیا۔ میرے شوہر فراز تھے۔ کہنے لگے، شبنم دروازہ کھولو۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ کیوں تم نے صبح سے دروازہ بند کیا ہے؟ میں کمرے میں بیٹھی ہوئی فراز کی آواز سن کر جلدی سے کھڑی ہو گئی اور جا کر دروازہ کھولا۔ جیسے ہی میں نے دروازہ کھولا تو دونوں باپ بیٹا مجھے بڑے غصے سے دیکھ رہے تھے۔ فراز کہنے لگا، تم میں ذرا بھی شرم حیا ہے؟ میرا باپ صبح سے بھوکا بیٹھا ہے اور تم نے انہیں روٹی تک نہیں دی ہے۔ یہ شوگر کے مریض ہیں، اگر ابو کی طبیعت خراب ہو جاتی تو اس کا ذمہ دار کون ہوتا؟ میں نے کہا، میں ان کی ذمہ داری نہیں سنبھال سکتی، بہتر ہے کہ آپ اور کوئی انتظام کر لیں۔ میرا یہ کہنا تھا کہ فراز غصے سے ترملا اٹھا۔ کہنے لگا، یہ کیا بدتمیزی ہے؟ پیچھے سے میرے سسر کہنے لگے، دیکھ رہے ہو تم، ابھی جمعہ 8 دن نہیں ہوئے ہیں اس مہارانی کو آئے ہوئے اور اپنے رنگ بھی دکھانے شروع کر دیے۔ مجھے پہلے ہی پتا تھا یہ لڑکیاں شادی کے بعد کیا کرتی ہیں، اور الگ ہونے کے خواب تو پہلے ہی آنکھوں میں سجا لیتی ہیں۔ فراز کہنے لگا کہ آج تو تم نے یہ بات کہہ دی، آئندہ اگر کہی تو ہاتھ میں طلاق نامہ پکڑا کر تمہیں رخصت کر دوں گا۔ یہ سننا تھا کہ میرا رنگ اڑ گیا۔ میرے باپ کی پہلے ہی 5 بیٹیاں تھیں۔ وہ بہت ہی غریب اور نیک انسان تھے۔ بڑی مشکل سے جہیز اکٹھا کر کے ایک ایک بیٹی کی شادی کر رہے تھے۔ میری ماں بھی مجھے رخصتی کے وقت کہہ چکی تھی کہ کبھی بھی لڑ کر ہمارے گھر پر مت آنا، اپنے شوہر اور سسر کی ہر بات ماننا، اپنا گھر بسانے کی کوشش کرنا۔ لیکن جو کچھ میرے سسر چاہتا تھا وہ میں نہیں کر سکتی تھی۔ اس کی حرکتیں، اس کی بے باکیاں، اس کی گستاخیاں دن بدن بڑھتی ہی جا رہی تھیں۔ اس وقت فراز جتنے غصے میں تھا، میں انہیں سچ بتاتی بھی تو وہ یقیناً مجھے جھوٹا کہہ دیتے۔ میں نے کوئی جواب نہ دیا، جا کر بیڈ پر بیٹھ گئی۔ میرے سسر کہنے لگے، فراز اس کو آخری بار اچھے سے سمجھا دو، اس کے دماغ کو درست کر دو، ورنہ میں پھر اس کی ماں سے جا کر بات کروں گا، اس کے باپ سے کہوں گا کہ سنبھالے اپنی بیٹی کو۔ یہ کہہ کر وہ غصے سے چلے گئے۔ میں نے ایک غصیل نظر اپنے سسر پر ڈالی۔ فراز کہنے لگے، مسئلہ کیا ہے تمہارے ساتھ؟ تمہارے سر پر کون سے 10 افراد کا بوجھ ہے جو تم سے سنبھالا نہیں جاتا؟ ارے میرا ایک ہی تو باپ ہے، نہ ماں ہے نہ ہی کوئی بھائی بہن ہے۔ ایسی زندگی کے لیے تو لڑکیاں خواہشیں کرتی ہیں جہاں ان کے سر پر کوئی ذمہ داری نہ ہو۔ میں نے کہا کہ کاش میری ساس اور تیور اور نند ہوتے تو آج میں ان مسائل سے نہ گزر رہی ہوتی جن سے میں اب گزر رہی ہوں۔ میری بات پر وہ مجھے غصے سے دیکھنے لگا۔ کہنے لگے، ایسے کون سے مسئلے پیدا کر دیے ہیں میرے باپ نے تمہارے سر پر؟ صرف 2 وقت کی ہی تو روٹی دینی پڑتی ہے، وہ بھی تمہیں بہت بوجھ لگ رہی ہے۔ دیکھو، میں اپنے گھر میں فساد نہیں چاہتا۔ میں فیکٹری سے تھکا ہارا آتا ہوں اور آتے ہی یہ سب کچھ نہیں دیکھ سکتا۔ مجھے سکون چاہیے۔ میں نے شادی سکون حاصل کرنے کے لیے کی ہے، نہ ہی یہ فساد دیکھنے کے لیے۔ پھر میں نے کہا، دیکھو فراز، ایسا کریں، آپ نہ اپنے باپ کی شادی کروا دیں۔ میرا یہ کہنا تھا کہ ایک زوردار تھپڑ فراز نے میرے منہ پر مارا تھا۔ کہنے لگے، شرم نہیں آتی تمہیں اس طرح کی باتیں کرتے ہوئے؟ یہ میرے باپ کی عمر ہے شادی کی؟ کیا میرا باپ کی 2 روٹیاں بھی تم پر اتنی بوجھ بن گئی ہیں جو تمہیں پکانی بھاری پڑ رہی ہیں؟ میں نے کہا، تم میری بات نہیں سمجھ رہے۔ وہ کہنے لگا، یہ کون سی بات ہے جسے میں سمجھوں؟ بے تکی سی باتیں ہیں۔ میرے باپ کی عمر 65 سال ہے، قبر میں پاؤں ہیں ان کے، شوگر کے مریض ہیں، اور تم چاہتی ہو اس عمر میں میرا باپ ایک عورت کی ذمہ داری سنبھالے؟ اب میں انہیں کیا بتاتی کہ ان کا باپ اپنے ہی بیٹے کی بیوی پر نظر رکھے ہوئے ہے۔ میں نے کہا کہ آپ شادی کرا دیں، میں آپ کے باپ اور ماں دونوں کو سنبھال لوں گی۔
मेरी बात पर वो गुस्से से मुस्कुराए। कहने लगे कि मेरे एक बाप की 2 रोटियां तुमसे पकाई नहीं जा रही, तुम मेरी सौतेली माँ को संभालोगी। देखो, ये घर, कारोबार, फैक्ट्री सब कुछ मेरे अब्बू के नाम है। अगर उनकी कोई बीवी की हैसियत से आ गई घर में तो वो सब कुछ अपने कब्जे में कर लेगी, मुझे और तुम्हें धक्के मार कर निकलवा देगी इस घर से। अब्बा के गुस्से से तुम अच्छी तरह से वाकिफ हो। जब गुस्से में आते हैं तो किसी का लिहाज नहीं करते। मैं चुपचाप उनकी बातें सुनता हूँ। अब दोबारा से शादी का नाम मत लेना। ये कहकर वो मेरे कमरे से बाहर निकल गए। अब मैं सोच में पड़ गई कि आखिर मैं करूँ तो क्या करूँ। मैं अपने ससुर की इस तरह की हरकतें बर्दाश्त नहीं कर सकती थी, और मेरे मायके जाने का मतलब था कि मैं अपना घर खुद ही बर्बाद कर बैठूं। हम लड़कियां भी कितनी मजबूर होती हैं। अपना घर बसाने के लिए क्या कुछ हमें बर्दाश्त करना पड़ता है। अब मैं तलाक ले लेती तो दोबारा मेरी शादी का सवाल पैदा ही नहीं होता था। अगर मैं तलाक याफ्ता हो जाती तो मेरी छोटी बहनों के भी रिश्ते आने बंद हो जाते। मैं टप टप आंसू बहाती अपने दुपट्टे से साफ करने लगी कि फौरन से फराज की आवाज़ आ गई। कहने लगे, शबनम बाहर आओ, जल्दी से ऑमलेट और पराठे बना कर दो, अब्बू को बाजार का खाना हजम नहीं होता। मैंने बाहर आकर ऑमलेट और पराठे बनाए और अपने कमरे में आ गई। मैंने उस रात खाना भी नहीं खाया था, लेकिन फराज ने एक बार भी मुझसे ये तक नहीं पूछा कि तुमने पूरा दिन कुछ खाया भी है या नहीं, तुम भी खाना खा लो। मर्द कभी भी औरत की परवाह नहीं करता, बस उसे अपने कामों से मतलब होता है। फराज का शुमार भी ऐसे ही मर्दों में से था। मैंने उसके बाद अपनी ज़ुबान बंद कर ली। फराज जब फैक्ट्री चले गए तो मेरे ससुर मुझे आवाज़ देने लगते। मैं बड़ी मजबूरी और बेबसी में उनके कमरे तक गई। मुझे देखकर तो मेरा ससुर कातिलाना हंसी हंसने लगा था। कहने लगे, तुम क्या समझती थी तुम्हारे हुस्न का जादू मेरे बेटे के सर पर चढ़ जाएगा और तुम्हारी खातिर वो मुझे छोड़ देगा, मुझसे अलग होकर तुम्हें एक अलग घर लेकर देगा। अपनी सोच को बदलो लड़की, तो बेहतर है। मैंने उसके पर अच्छी तरह से काट रखे हैं। वो चाहकर भी कहीं नहीं जा सकता और ना ही तुम जा सकती हो, समझी तुम। मैंने इसीलिए किसी अमीर घराने की लड़की से अपने बेटे की शादी नहीं की कि कहीं वो मेरे बेटे को उड़ाकर न ले जाए। इसलिए तुम्हें लेकर आया था, क्योंकि मैं जानता था कि तुम्हारे बाप की हालत ऐसी नहीं है कि वो तुम्हारा घर बसाने के बाद दोबारा से तुम्हें अपने घर बैठा सके या अलहदा से कोई घर दिलवा सके। अब अगर तुम चाहती हो कि तुम्हारी ज़िंदगी आसान हो तो तुम वही करो जो मैं तुम्हें कहूँगा। मैं बेहद परेशान होकर रह गई थी। कहने लगे, जाओ जाकर मेरे लिए दूध लेकर आओ। ये लफ्ज़ मेरे अंदर आग लगा देता था। मेरा जी चाहा कि पेट्रोल डालूं और ख़ुद को आग लगा लूं। ऐसी ज़िल्लत मुझे बर्दाश्त नहीं होती थी। मैं अब यही करती थी कि खाना पीने की चीज़ें अपने ससुर के कमरे में पहुंचाकर फ़ौरन से बाहर आ जाती। न उनके पास बैठती, न उनसे बातें करती। ज़्यादातर वक्त अपने कमरे में ही गुजारने लगी थी। एक दिन तो हद ही हो गई। मेरे ससुर ने तो फराज का भी लिहाज नहीं किया। रात को खाना खा रहे थे। मैंने अपने ससुर की फरमाइश पर बिरयानी और शामी कबाब बनाए थे। बिरयानी बहुत ही अच्छी बनी थी। खाना खाते हुए कहने लगे कि आज तो बहू ने मेरा दिल खुश कर दिया, बड़े मज़े का खाना बनाया है। फराज भी ये सुनकर मुस्कुराने लगा, मुझे प्यार भरी नज़रों से देखने लगा, लेकिन मुझे ज़रा भी खुशी नहीं हुई। फिर जेब से मेरे ससुर ने 10,000 रुपये निकाले और मेरी तरफ बढ़ाकर कहने लगे, ये लो पकड़ो, तुम्हारा इनाम है, इसे रख लो। लेकिन मैंने इनकार कर दिया। मैंने कहा, मैं अपना फ़र्ज़ निभा रही हूँ, मुझे ये सब नहीं चाहिए। मेरा इनकार करना था कि फराज मुझे घूरने लगा। कहने लगा, अब्बू अपनी खुशी से दे रहे हैं ना, इनकार नहीं करते, रख लो पैसे। ना चाहते हुए भी मैंने 10,000 रुपये पकड़ लिए। मैं बर्तन उठाने के लिए जैसे ही खड़ी हुई, मेरे ससुर भी जल्दी से खड़े हो गए। मेरी तरफ दौड़कर मुझे कसकर गले लगा लिया और मेरे माथे पर बोसा भी दिया। मैं तो यूं थी कि जैसे पत्थर का मुजस्सिमा। कहने लगे, मैं तुम्हारे बदले हुए रवैये पर बहुत खुश हूँ। ऐसे ही रहोगी तो बहुत जल्द मेरे दिल में जगह बना लोगी। ये कहकर वो अपने कमरे में चले गए। मैं फराज को देख रही थी, जिसके चेहरे पर कोई भी तासुरात नहीं थे, लेकिन मुझे ये चीज़ बहुत बुरी लगी। मैंने कहा कि ये अब्बू का कौन सा तरीका है।
मैं उनकी सगी बेटी नहीं हूँ। उनको चाहिए कि मुझसे फासले से बात किया करें। उनका क्या हक बनता है मुझे अपने साथ लगाने का? अल्लाह ताला ने तो बाप और बेटी का भी फासला रखने के लिए कहा है, और माँ बेटे का भी। मेरी इस बात पर फराज भड़क उठा। कहने लगा, तुम इतनी छोटी सोच की मालिक हो सकती हो, मैं सोच भी नहीं सकता। मेरा बाप तुम्हें अपनी बेटी समझता है। क्या हो गया जो उन्होंने तुम्हें जरा सा गले लगा लिया, तुम्हारे सर पर प्यार कर दिया? अजीब लड़की हो तुम। बजाय इसके कि अब्बू के दिल में जगह बनाओ, तुम हर वक्त हर बात पर एतराज करती हो। वो धीमे लहजे में मुझ पर अकड़ कर बोल रहा था। कहने लगा, शुक्र करो अब्बू ने ये बातें नहीं सुनी, वरना मजीद मुसीबत में पड़ जाती। मेरे सर पर फिर उंगली उठाकर मुझे तंज करने लगा। कहने लगा, मैं तुम्हें आखिरी बार समझा रहा हूँ, शबनम अपना रवैया अब्बू से ठीक कर लो। मैं रोने लगी। मैंने कहा, फराज मेरी बर्दाश्त की हद ख़त्म हो चुकी है। ऐसा करो, मुझे जहर लाकर दे दो या फिर अपने अब्बू की शादी करवा दो। ये कहकर मैं तो कमरे में चली गई। कुछ देर बाद ही बाहर की डोर बेल बजी। फिर बाहर से शोर की आवाज़ें आने लगीं। मैं कमरे से बाहर आई तो मुझे पता चला कि मेरा एक देवर भी है जो दुबई में तालीम हासिल करने गया था, और वो अब वापस आ चुका है, वो भी अपनी बीवी के साथ। मेरे देवर ने अपनी पसंद की शादी की और मेरे ससुर उससे नाराज़ थे, इसीलिए उसे घर आने की इजाज़त नहीं दी। ना ही इस बात का इल्म मेरे घर वालों को था कि फराज का कोई और भाई भी है। उन दोनों मियाँ बीवियों को देखकर मैं हैरान थी। मेरे ससुर अभी भी बड़े गुस्से में खड़े थे। कहने लगे कि अगर अपनी मर्जी से शादी की थी तो फिर यहाँ क्यों वापस लाए हो, वहीं रहते। वो हाथ जोड़कर माफ़ी मांगने लगा। फिर फराज ने भी कहा कि अब्बू गुस्सा जाने दो, छोड़ दो ना, जो होना था हो चुका है, इमरान को गले लगा लें। बहरहाल मेरी देवरानी भी आ चुकी थी। काफ़ी खूबसूरत थी, दुबली पतली सी लड़की थी। मैंने भी शुक्र अदा किया था कि अब मैं घर पर अकेली नहीं हूँ। काफ़ी खुश मिजाज और बातूनी किस्म की लड़की थी, मेरे साथ घुल मिल गई थी। इमरान भी फराज के साथ फैक्ट्री जाने लगा था। मेरे ससुर की तवज्जो मुझसे हटकर अब मेरी देवरानी की जानिब बढ़ गई थी। एक रात खाना खाने के दौरान कहने लगे कि अब मेरे सारे काम छोटी बहू करेगी। वो भी खुशी खुशी तैयार हो गई। कहने लगी, ठीक है अब्बू, आपको जो भी चाहिए हो आप मुझसे मांगा करें। इमरान भी ये सुनकर मुस्कुराने लगा। लेकिन चंद दिन गुजरे कि एक बार मेरी देवरानी अमरीन जब ससुर के कमरे से बाहर आई तो बड़ी बदहवास थी, बार बार अपने चेहरे का पसीना पोंछ रही थी। मैं समझ सकती थी कि वो किस तकलीफ से गुजर रही है। किचन में आकर चुपचाप बर्तन धोने लगी। मैंने पूछा, क्या हुआ अमरीन? वो कहने लगी, मुझे अब्बू की आदतें बड़ी अजीब लगती हैं। अजीब सी नज़रों से देखते हैं, अजीब तरह की बातें करते हैं, जिन्हें सुनकर मेरे कानों की लौ तक सुर्ख हो जाती है। कहने लगी, मैं तो इमरान से बात करूंगी। वो तो कहते थे कि उसके अब्बू बहुत अच्छे हैं, लेकिन ये तो बात बात पर अपने करीब करते रहते हैं, कभी हाथ पकड़ लेते हैं, कभी गले लगा लेते हैं। मुझे ये सब अच्छा नहीं लगता। मैंने कहा, ये दोनों भाई कभी भी अपने बाप की बात नहीं टालते। मैं भी इसी तकलीफ से गुजर रही थी, लेकिन फराज ने मेरी कभी भी नहीं सुनी। वो कहने लगी, लेकिन मैं तो इमरान से साफ कह दूंगी। अगर अब्बू ने यही रवैया रखा तो मैं तो उससे कह दूंगी कि अलग घर लेकर दे। वही फसाद फिर से बरपा हुआ था जो कि मेरे और फराज के बीच हो चुका था। इमरान कहने लगा कि मैं तुम्हारे साथ 2 साल बैरूने मुल्क में अकेला रह चुका हूँ। अब मेरे घर पर तुम क्या आई हो? 4 दिन अब्बू की रोटी बनाकर क्या देनी पड़ी? तुमने एक नया ड्रामा शुरू कर दिया है। वही बहस हुई जो फराज की मेरे साथ कई बार हो चुकी थी। अमरीन तलाक मांगने लगी। मेरा शोहर फराज जब मेरे कमरे में आया तो काफ़ी चुप चुप सा था। मैंने कहा, फराज, आप अब भी यही कहेंगे कि मैं गलत थी? जो शिकायत मुझे अब्बू से थी आज वही अमरीन को भी है। इसका मतलब कि कहीं ना कहीं तो अब्बू भी गलत हैं। मैं आपसे सच कह रही हूँ, उन्हें एक बीवी की ज़रूरत है। बेशक उनकी उम्र 60-65 साल है। आपको तो चाहिए था कि आपकी अम्मी की मौत के बाद कुछ अरसे बाद ही उनकी शादी कर देते, ताकि वो हमें सच में बेटियां ही समझते। मेरी बात शायद फराज की अकल में आ गई थी। एक बार उन्होंने अब्बू से दूसरी शादी के लिए कहा तो पहले तो वो नाराज़ हो गए। कहने लगे, मैं इस उम्र में शादी करूंगा? तुम लोगों का दिमाग ख़राब है क्या?
तो फिर फराज ने कहा कि एक बेवा औरत है, अगर आप उसे सहारा दे देंगे तो इसमें कोई हर्ज की बात नहीं है। वो औरत भी 50-55 साल की है और भाइयों के रहमो करम पर पड़ी हुई है, मुश्किल की ज़िंदगी गुजार रही है। पहले तो अब्बू ने नाज़ो नखरे दिखाए, लेकिन फिर 2-4 दिन बाद खुद ब खुद कहने लगे कि ठीक है, मैं उससे निकाह कर लेता हूँ। चंद दिन में ही मेरे ससुर का निकाह हो गया और उससे फ़र्क ये पड़ा कि घर का माहौल काफ़ी हद तक बेहतर हो चुका था। फराज अब मुझसे खुद कहते थे कि तुमने ठीक कहा था, अब्बू को एक बीवी की ज़रूरत थी। मेरी नई सास मेरे ससुर का बहुत ज़्यादा ख्याल रखती थी। अब मेरे ससुर की नज़रें भी हम पर बेबाकी से नहीं उठती थी। हमारे मुआशरे में ये चीज़ बहुत आम हो गई है कि अगर बाप की उम्र ज़्यादा हो जाए तो औलाद उन्हें दूसरी शादी नहीं करने देती और एक महाज खड़ा कर देती है, जिसकी वजह से ऐसी मुश्किलात का सामना आने वाली बहुओं को करना पड़ता है, जैसा कि मुझे और अमरीन को करना पड़ा था। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। आपकी क्या राय है इस कहानी पर हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।